हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार इस पूरे मुद्दे पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। पुनीत परिंजा जुड़े हुए हैं। पुनीत, इस वक्त ऑब्जर्वर्स की टीम क्या कर रही है, क्योंकि जो सबसे बड़ा संकट है इसी बात को लेकर है कि मुख्यमंत्री वो बदलेंगे या नहीं बदलेंगे। अगर बदलते हैं तो सरकार बच सकती है, लेकिन अगर नहीं बदलते हैं तो आज 6 बागी हुए, कल और बागी हो सकते हैं। देखिए, अभी फिलहाल बाकी ऑब्जर्वर जो थे, सबसे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर पहुंचे। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो प्रभारी है राजीव शुक्ला, उनके साथ जो डीके शिव कुमार थे वो यहाँ पर पहुंचे हैं। भूपेश बघेल यहाँ पर पहुंचे। तो अब तमाम जो ऑब्जर्वर हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जाहिर तौर पर इस समय सीएम आवास पर जो है मंथन चल रहा है। तमाम विधायक यहाँ पर अंदर हैं। विक्रमादित्य स्पष्ट कर चुके हैं, वो भी उनका कहना है कि मैं भी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचूंगा। और उनका ये भी कहना है कि वो मेरे बड़े भाई की तरह, एक तरह से वो कहीं ना कहीं वो भी दबाव में इस समय आ चुके हैं, क्योंकि उनके साथ अभी कोई विधायक फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। तो जिस तरह से, और बाकी बात की बीजेपी अभी क्या करे, क्योंकि बीजेपी के पास अगर अभी 25 विधायक हैं, 3 निर्दलीय भी जोड़ लिए जाएं तो 29 बचते हैं। बहुमत का आंकड़ा अभी भी 4 दूर है। लेकिन अब चक्कर यह है कि यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ के, क्योंकि अगर आप दल बदलते हैं तो आपको 2/3 बहुमत चाहिए होता है। विधायक तभी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आ सकते हैं, 2/3 बहुमत के बिना वो नहीं आ सकते। तो क्या इतनी बड़ी संख्या है वो तोड़ पाएंगे, यह एक सबसे बड़ा सवाल मीनाक्षी यहाँ पर खड़ा होता है। क्योंकि जब 68 थे तो तब 28 विधायक चाहिए होते थे, तो अब 32 आ गए हैं, 62 का आंकड़ा आ गया है। तो जाहिर तौर पर अब थोड़ा कम तो हुआ है, लेकिन फिर भी संख्या बहुत ज्यादा है। तो क्या इतने ज्यादा विधायक बीजेपी के साथ खड़े होंगे? क्योंकि अगर वो कम विधायक आते हैं तो जाहिर तौर पर एंटी डिफेक्शन लॉ उन पर लागू होगा, लागू होगा। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये बीजेपी खेमे से क्या खबर आ रही है, तो देवेंद्र हमें ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ जुड़ गए। देवेंद्र, अभी बीजेपी की रणनीति क्या है? क्या वो केवल वेट एंड वॉच करना चाहती है? ये चाहत की बात नहीं है, विकल्प भी नहीं है। इसके अलावा बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि शुरू से हम लोग इस बात को बता रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी थी या है, उनके अंदर जो बिखराव था, उस स्थिति का बीजेपी ने एक्सप्लॉयटेशन किया, उसका फायदा उठाया अपने हित में। बीजेपी उसको जनरेट नहीं कर रही थी, बीजेपी उसको क्रिएट नहीं कर रही थी। और ऐसे में आप समझ सकती हैं कि अगला कदम भी उधर से ही जो उठेगा, बीजेपी उस पर रिस्पॉन्ड कर पाएगी। इसके अलावा वेट एंड वॉच के अलावा कोई और चारा रहेगा नहीं। कांग्रेस के विकल्पों की अगर बात कर ले तो वहां पर 3 स्थिति थी उनके सामने। पहली बात यह है कि कल शाम में जब पर्यवेक्षक पहुंचे विधायक दल की बैठक, वहां पर अगर स्थिति ज्यादा खराब हुई होती तो तुरंत इस्तीफा ले लिया गया होता। उस स्थिति को सुक्खू ने मैनेज किया, विधानसभा में बीजेपी के सदस्यों को सस्पेंड किया गया, बजट में बचा लिया गया, तो ये सारी चीजें की गई। दूसरा विकल्प यह था कि केंद्रीय पर्यवेक्षक जो विधायकों से एक करके कल भी बात की है, अभी जो बैठक कर रहे हैं, उसके बाद वो दिल्ली आकर रिपोर्ट देते और उसके बाद मुख्यमंत्री को बदला जाता। तीसरी स्थिति यह है कि केंद्रीय पर्यवेक्षक उन विधायकों को समझाएं, और समझाएं इस लिहाज से कि यहां पर यह दिख रहा है कि उनकी नाराजगी सिर्फ सुक्खू को लेकर नहीं, बल्कि मैसेज ये चला गया कि कांग्रेस आला कमान को एक तरह से गन पॉइंट पर रख के वो अपना फैसला कराना चाह रहे हैं। समझा जा सकता है कि कोई भी पार्टी कतई इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सकती और वहां पर वो ये मैसेज डाइजेस्ट भी नहीं कर सकती। ये बात केंद्रीय पर्यवेक्षक उन विधायकों को समझा रहे हैं जो कि सुक्खू की कार्यशैली से नाराज हैं, कि कार्यशैली में जो बदलाव आप चाहते हैं वो विंडो कराने के लिए आपको उसमें सारे बदलाव करा दिए जाएंगे, आश्वासन दे दिया जाएगा, और कम से कम लोकसभा चुनाव तक इसी मुख्यमंत्री को रहने दिया जाए, उसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। तो बाद में अगर बदलाव होगा तो ये बात समझ में आएगी कि विधायकों ने अपनी बात कही थी और इसके हिसाब से आला कमान ने वो फैसला लिया। अभी जो दिख रहा है वो दिख रहा था कि सब कुछ पब्लिक डोमेन में आपने बगावत कर दी और उसके बाद कांग्रेस आला कमान को झुकना पड़ा। ये कांग्रेस पार्टी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है।